हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सूर्य की युति में मैंने राहु और केतु को छोड़ा है और साथ ही साथ मैंने सूर्य के सामने यानी कि सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह बैठते हैं तो उसको भी छोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं डिस्कस करूंगा राहु और केतु को लेकर। साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि सूर्य आत्मा है, तो उसके ऊपर ग्रहों की दृष्टि भी आत्मा को प्रभावित करेगी। हमें सबसे पहले कुंडली में जो प्राण है, जो आत्मा है, उसको समझना है। यह प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। एक अनुरोध था कि कुंडली का विश्लेषण भी हो, तो सबसे आखिरी वाले कुंडली में कुंडली का एक विश्लेषण भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। देखिए, इस सामने आप जो आपको स्क्रीन पे कुंडली दिख रही है, उसमें मेरे को सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि एक नंबर से मैं कुंडली बना देता। जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में 8वां भाव और 11वां भाव, ये दो विचित्र भाव हैं। ये दोनों ही विचित्र भाव हैं। क्यों? 8वें की वजह से संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो मेल मिल जाए, फीमेल मिल जाए या किसी और तरीके का संतान आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ हिडन छिपा हुआ है। इसी तरीके से आप अपने कर्म को करते हो, लेकिन आप अपने कर्म को अपना प्रोफेशन समझ ले रहे हो। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक दुनिया की, तो यहाँ पे कर्म का मतलब आपको पैसा मिले वो वाला कर्म नहीं है। हर तरह का कर्म है। अच्छे कर्म करने पे आपको कभी कभी किसी तरह से लोगों की दुआएं मिलती हैं और कभी कभी बद्दुआएं मिलती हैं। तो यहाँ पे मॉनेटरी रिजल्ट्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कि आप जब किसी कर्म को करते हो तो वो उस कर्म को करने के बाद आपको एक हिडन वे में कोई ना कोई अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलता है। तो जो अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलता है वो क्या है? वो लाभ है उस कर्म का। तो जब आप किसी कर्म को कर रहे हो, उसका जो लाभ है वो आप नहीं जानते किस रूप में आएगा। मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी कोई एक आध प्रिडिक्शन गलत भी चली गई। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि क्या होगा, वो बोलेंगे कि नहीं, गलत हो गया, फिर वो उनकी तरफ से मुझे बद्दुआएं भी मिलेंगी। और कुछ ऐसे होंगे जो कि सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि सामने वाले की अपनी एक मेंटेलिटी है ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना काम निकालने के लिए भी आते हैं। मैं क्लियर कट बता दूं, जब उनका समय खराब होगा तो वो ग्रह गोचरों और इन सारी चीज़ों के लिए पूजा पाठ करेंगे, और जैसे ही थोड़ा सा उनको चीज़ जो है वो मिल गई, उसके बाद में वो कहेंगे भाड़ में जाए सब कुछ। तो मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी के साथ हर इंसान हर चीज़ को रिएक्ट करेगा। तो वो हो सकता है हमें पॉजिटिव दे, हो सकता है हमें नेगेटिव दे। यहाँ पे मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कर्मा की वैल्यू है। आपको कर्म के रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेंगे ये बताता है आपका 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स। तो 8वीं और 11वीं, इसमें आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपको मिल क्या जाएगा। आप अपनी ओर से कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी कर्म को करते हो, कभी कभी आप बोलते हो कि सामने वाले ने उसके बाद भी खुश नहीं होके अपनी तरफ से जो बोलना था बोल दिया। तो जो हिडन गेन्स हैं, हिडन रिजल्ट्स हैं, वो 8th हाउस और 11th हाउस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए 8वें घर में केतु को लॉर्डशिप दी गई है। इसका दूसरा रीजन ये भी आता है क्योंकि जो हमारा क्रोमोसोमल सीक्वेंस है वो फैक्टर कहीं ना कहीं केतु से रूल होता है। और 11th हाउस गेन्स, अनसर्टेन गेन्स, वो राहु से कंट्रोल्ड होते हैं। सेल डिवीजन जो होती है ना बॉडी में, जो कि क्रोमोसोम को हटा के, यानी कि आपके सेक्सुअल क्रोमोसोम्स जो हैं, सेल्स हैं, उनको छोड़ दें, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ दूं, तो बाकी की जो सेल्स है आपकी बॉडी में वो राहु के हवाले है, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है 8वां घर, वो केतु के हवाले है। इसीलिए को रूलर है 8 नंबर के लिए केतु और 11 नंबर के लिए राहु।
मटीरियलिस्टिक वे में आपको जो गेन्स मिलते हैं, यानी कि आप कोई कर्म करते हो, आपको जो सैलरी मिलती है, वो सैलरी आपको दिखती है, वो मटीरियल वाली चीज़ें हैं, वो आपको शनि से प्रदान हो जाती हैं। लेकिन जो उसके बिहाइंड द सीन दुआएँ और बद्दुआएँ बन के काम करेंगी, वो राहु की तरफ जाएँगी। इसी तरीके से 8वें घर में जो आप कोई भी कर्म करोगे, तो उसके कुछ रिज़ल्ट्स आपको मंगल के रूप में देखने को मिलेंगे और कुछ रिज़ल्ट्स जिसको कि आप डिफाइंड नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, वो फॉर्मेशन चला जाता है किसके पास? केतु के पास। तो जब कभी भी राहु और केतु को लेकर बात होती है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अच्छे या बुरे, फ़ायदे या लाभ, वो कहाँ जा रहे हैं? राहु के साथ। किसी भी तरीके का आध्यात्मिक फॉर्मेशन आध्यात्मिक फॉर्मेशन वो किसके साथ चलेगा? वो चलेगा केतु के साथ, ठीक है? पहली बात इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जब राहु या केतु को किसी ग्रह के साथ लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे राहु के साथ क्या चीज़ों को सिग्निफाई करना है। दूसरी बात, आई थिंक इस चीज़ को हम देखते हैं नाड़ी सिस्टम में, शायद देखते हैं कि राहु जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं दादाजी का पक्ष और केतु जो है वो रिप्रेजेंट करता है नाना जी का पक्ष। ननिहाल केतु की तरफ जाएगा और जो आपके दादाजी हैं, फादर की जो फैमिली है, वो पूरा राहु की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? इस फैक्टर को भी फोकस करना होता है। इसके बाद एक चीज़ और है, केतु जो होता है वो आंतरिक है, इंटरनल है, जबकि राहु जो है वो एक्सटर्नल है, फॉरेन है, विदेश है, ठीक है? तो राहु जो है वो विदेश की चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है और केतु जो है वो अंदरूनी, इंटरनल चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। आई होप कि इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। जब मैं सूर्य के साथ राहु या केतु को लगाऊंगा, तो आपको अपने दिमाग में ये बैठना चाहिए, केतु अष्टम से कनेक्ट होते हैं नेचुरली, नेचुरल 8th हाउस, अध्यात्म। दूसरा, कहीं ना कहीं 8 नंबर की राशि आपकी कुंडली में जहां भी बैठी होगी, उसको संबंध करना पड़ेगा। उसका 50% हिस्सा जाएगा, 100% नहीं जाएगा, एक बात। दूसरा, जहां भी राहु का संबंध आ रहा है, क्योंकि राहु केतु आमने सामने है, दोनों का ही आएगा, एक का तो आ ही नहीं सकता, दोनों ही आएंगे। तो उस कंडीशन में आपकी कुंडली में आपको ये समझना है कि नेचुरल हॉरोस्कोप, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस का कोई कनेक्शन हो रहा है और आपके इंडिविजुअल चार्ट में वो 11th हाउस की राशि जहां भी आ रही है, जिस भाव में आ रही है, वहां से वो चीज कनेक्ट होगी। राहु है तो हम कहेंगे अपने फादर वाली लीनिएज पे चलिए, और केतु है तो हम कहेंगे अपने मदर वाली लीनिएज पे चलिए। ननिहाल को मदर के साथ जोड़ देंगे और राहु जो है फादर के साथ जोड़ देंगे आपके दादा पक्ष को। फॉरेन यानी कि विदेश का भी कोई फॉर्मेशन है तो उसके साथ जोड़ेंगे राहु के साथ, और देश के अंदर का ही कुछ है तो उसको जोड़ेंगे केतु के साथ। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो योग है ना, सूर्य राहु सूर्य केतु, इसको वर्णित करते हैं लोग आपके पितृ दोष के नाम से, ठीक है? अब ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, किताबों में तो पितृदोष एक शब्द बस बता दिया जाता है, लेकिन वो इम्पैक्ट क्या कर रहा है हमें ये पकड़ने की कोशिश करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमने वो उपाय कराए हैं लेकिन उसके बाद भी हमको उस तरीके के गेन्स लाइफ में नहीं दिखे। तो हमारा सबसे पहला एक ही कंसेप्ट है कि एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ कर्मा, ये कर्म के सिद्धांत पे चल रही है। मान लीजिए कि आप कहीं पे गए, किसी चीज में आपने पूजा पाठ करी और वापस लौट के आके आपने फिर वही चीज कर दी कि भाई किसी को गाली दे दी, किसी का अपमान कर दिया, मतलब आप सिर्फ दिखावे के लिए वो चीज कर रहे हो, तो वो तो ऊपर वाले से कहाँ कुछ चीजें छिपेंगी। आपकी अपनी आत्मा, आपका अपना सोल, आपका अपना सूर्य तो हकीकत ही बताएगा। इसीलिए कर्मा की थ्योरी ये कहती है कि जिसके साथ वो कर्म का बंधन जुड़ रहा है, उसके साथ आपको बिल्कुल निस्वार्थ होके कर्म करना पड़ जाएगा। केतु बेसिकली क्या दर्शाता है? केतु के साथ जब आप शब्द यूज करते हो मोक्ष, मोक्ष का सच्चा मतलब ये है कि आपके अंदर किसी तरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए कुछ पाने की, तो उस तरीके के कर्म को कहते हैं मोक्ष। अगर आपके अंदर इच्छा है कि भाई मैं इनकी सेवा करूं ताकि मुझे संपत्ति हासिल हो जाए, तो वो मोक्ष नहीं है, वो आपकी लालसा है। राहु लालसा को दर्शाएगा और केतु दर्शाएगा मोक्ष के कंसेप्ट को, इसको नहीं भूल सकते।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आत्मा से ज़्यादा प्रबल होती हैं मनोकामनाएँ, इच्छाएँ। आत्मा के भी ऊपर ज़्यादा प्रबल होती हैं मनोकामनाएँ, इच्छाएँ। डिज़ायर्स आर मोर पावरफुल देन इवन योर सोल, क्योंकि आत्मा भी कहीं न कहीं माया में, डिज़ायर में फँस जाती है। इसीलिए जब कभी भी सूर्य राहु के साथ आता है तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके लिए हम कहते हैं कि जब राहु सूर्य के साथ आ रहे होते हैं तो पूर्ण ग्रहण हो जाता है, संपूर्ण ग्रहण हो जाता है। ठीक है? ऐसी कंडीशन में जैसे पितृदोष में वो लोग कहते हैं कि सूर्य अपनी रोशनी को उस तरीके से नहीं फैला सकते क्योंकि वो तो खुद छाया के साथ आ गए हैं। ऐसे फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, आत्मा अपने रिजल्ट्स को पाना तो चाह रही है लेकिन उसको जो वो तवज्जो मिलनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए उस आत्मा को, उस सोल को, वो नहीं मिल पाती। इसलिए उसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। एक चीज़। दूसरा, केतु के साथ जब सूर्य का फॉर्मेशन आएगा तो केतु के साथ जब सूर्य आते हैं तो भी ग्रहण तो होता है लेकिन वहाँ पे वो ग्रहण बहुत ज़्यादा बिग लेवल पे नहीं आता। केतु के साथ दूसरा फैक्टर आता है, वो आता है कि वहाँ पे कहीं न कहीं ध्वजा कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको जीतने की क्षमता मिल रही है। जब केतु सूर्य के साथ आएँगे तो सीधा संबंध है कि आत्मा से बोलेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ का त्याग करना होगा, तो सक्सेस मिलेगी। और राहु आ जाएँगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल करके सोल पे काम करना पड़ेगा, तब आप काम कर पाओगे। या फिर ऐसा समझ लीजिए, सूर्य राहु के कॉम्बिनेशंस में विदेश में जाकर, विदेशों से कनेक्ट होकर ऐसी चीज़ों में कहीं न कहीं लोग गेन्स बनाते हैं क्योंकि आत्मा वहाँ विदेश के साथ संबंध बना रही है, लेकिन फिर भी परेशान भी होते हैं। केतु के साथ जब सूर्य आता है तो कहीं न कहीं वो अंदर, क्योंकि ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य को परेशान कर सकते हैं। आत्मा को अतृप्ति की भावना दे सकते हैं। चुनौतियाँ यहाँ पे सूर्य के ऊपर आने लगती। सिर्फ़ यही 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके सामने सूर्य को भी, आत्मा को भी बहुत ज़्यादा सतर्क और सजग होना पड़ता है। क्योंकि इच्छाएँ वो कभी रोके नहीं रुकती। आपके डिज़ायर्स कभी रोके नहीं रुकती, उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, राहु के केस में स्पेसिफिकली। केतु के केस में आध्यात्मिक वे में इंसान नहीं जुड़ पा रहा है, तो फिर वो आत्मा जो है उसके चीज़ों को कनेक्ट करके भी ख़त्म नहीं कर पा रही। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले 8th हाउस, 11th हाउस इस फॉर्मेशन को समझना है। हिडन गेन्स, अचानक से होने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस ये सूर्य केतु दर्शाएँगे और बहुत बड़े लेवल के अगर लाभ आ रहे होंगे, तो वो कहीं न कहीं राहु के साथ आ रहे होंगे और जब सूर्य का राहु केतु से संबंध बनेगा, तो दोनों से ही बनेगा। इसका मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी में जब बदलाव करेंगे, तो आपको अपने अंदर एक बहुत ही बड़े गेन्स को खुद महसूस कर पाएँगे। अब चलिए देखते हैं कौन-सी चार्ट्स पे अपन वर्क करेंगे और वहाँ पे इन चीज़ों को लगाएँगे जहाँ पे सूर्य राहु, सूर्य केतु के कॉम्बिनेशंस। तो मैं 3 चार्ट्स आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चार्ट अगर आपके सामने रखूँ, तो यहाँ पे आप देखिए सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमें डिग्री भी देखनी पड़ेगी। हम यहाँ देखें, सूर्य जो हैं वो 17 डिग्री के हैं, राहु जो हैं वो ऑलमोस्ट 23-24 डिग्री के हैं। इसका मतलब है कि डिग्री के हिसाब से सूर्य राहु की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये आत्मा ग्रहण की तरफ और ज़्यादा जा रही है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ये जो आत्मा है, ये जो सूर्य है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएँगे। और कब हो जाएँगे? जब राहु की दशा चल पड़े, तो ये सूर्य और ज़्यादा बेचैन होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रहण है, वो आत्मा को बार-बार कचोटता रहेगा। पहली कंडीशन। डिग्री यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सूर्य राहु को छोड़ के जा रहे हैं या राहु की तरफ जा रहे हैं। आत्मा ग्रहण की तरफ जा रही है या ग्रहण पार करके जा रही है। मैं यहाँ पे बोलूँगा, आत्मा यहाँ पे डिज़ायर्स के पीछे भाग रही है क्योंकि राहु आगे है, सूर्य पीछे है। तो आत्मा जो डिज़ायर के पीछे जा रही है, वो एक लेवल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी, सही टर्म होगा स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही। जब आपकी आत्मा, आपके मन में स्टेबिलिटी नहीं है,
आपकी सोल में स्टेबिलिटी नहीं है, बेचैनी है, तो आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हासिल कर पाते। इसीलिए सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन में जब ऐसी स्थिति आती है तो हम ये देखेंगे कि इंसान बहुत अच्छे तरीके से काम करता भी होगा, करना चाहता भी होगा, लेकिन कहीं न कहीं अनस्टेबिलिटी का फैक्टर, इंस्टेबिलिटी के फैक्टर के कारण जिस लेवल का उनका एक नाम होना चाहिए, उनकी जो एक पहचान होनी चाहिए, सूर्य जिस तरीके से चमकते हैं, फेम होना चाहिए, वो फेम इतनी जल्दी हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि स्टेबिलिटी को आने में वक्त लग जाता है। अब यहाँ पे हमें सहायता किसकी लेनी है? सहायता लेनी पड़ेगी केतु की, क्योंकि आपकी कामनाओं, इच्छाओं को कोई रोक सकता है, तो वो कौन रोक सकता है? अध्यात्म रोक सकता है। तो यहाँ पे फैक्टर बना के अध्यात्म को फैक्टर बना के उसे रोकना पड़ेगा। यानी कि डिजायर्स तो ठीक है, लेकिन डिजायर्स को कंट्रोल करके धीरे धीरे करके हर चीज की बारीकियों को समझ के, केतु बारीकियों को समझ के इंसान राइज करता है, और जैसे ही वो बारीकियों को समझ के प्रैक्टिकलिटी के साथ राइज करने लगता है, तब जाके उनको एक बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ये क्लियर कट है। यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो अब देख लीजिए, राहु के साथ क्योंकि आत्मा का संबंध है, तो पहला जो चीज हिट कर जाएगी वो क्या होगी? 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि का मतलब ये हो गया कि अपने जो पेरेंट्स हैं, अपना जो फैमिली है, सेकंड हाउस कुटुंब है, वो सेविंग्स है, मनी पैसा, बचत, बड़ी मात्रा में बचत हो, बड़े पैसे बचे, ऐसा कुछ ख्याल आत्मा के अंदर कनेक्ट होगा और वो उस चीज को लेकर बेचैन करेगा, और ये बेचैनी बढ़ती रहेगी। आत्मा उस चीज को लेके कहीं ना कहीं बेचैन है, वो एक तरीके से बर्डन सा महसूस हो रहा है कि वो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे वो चाहिए, मुझे वो मिल नहीं रहा, मुझे वो चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ इसमें सामने से केतु आएंगे। केतु आ रहे हैं तो केतु जो है वो किस हाउस को कनेक्ट करेंगे? 8 नंबर की राशि 11th हाउस में है। कहाँ पे चीज फंस रही है? अर्निंग्स में फंस रही है। जो आप कमा रहे हो उसके अंदर आप उस लेवल पे नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपकी अर्निंग्स अगर पॉजिटिव हो गई तो आपकी सेविंग्स अपने आप पॉजिटिव हो गई। जब राहु उसको डिफेक्ट कर रहा है, आत्मा को वहां पे इस तरीके से हिट कर रहा है, तो दूसरे साइड को तो हिट करेगा ही करेगा। इसीलिए केतु के ऊपर काम करते हुए जितनी बारीकी के साथ, जितने अपने डिजायर्स को बैक साइड रखते हुए, धकेलते हुए आत्मा उस राहु से बाहर निकल पाएगी, उतना ही ज़्यादा गेनफुल कंडीशन बन पाएगी। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि 12वें घर में है और राहु और सूर्य है, तो ये जो मैंने फैक्टर बोला कि आपको कहाँ जुड़ना चाहिए, फॉरेन के साथ कनेक्शन वाली थॉट भी ये बहुत ज़्यादा देगा, 12th हाउस में भी है। दूसरा, इस चीज़ को ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि हो सकता है कोई कर्मा है जो फादर के साथ और फादर के फैमिली के साथ, चाचा और ऐसे जो पूरा लीनियज है उनके साथ का है, जो कि चीज़ों को रोक रहा है कि जब तक वो कर्म हम पूरा नहीं कर देंगे तब तक हमें यहाँ से पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान ना हो। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। अगर ऐसा लॉजिक लगाता हूँ तो इस आधार पे लगाता हूँ कि कहीं ना कहीं फोर्थ से थर्ड अगर भाई बहन हैं आपके मदर के, तो नाइन्थ को अगर फादर मान लूँ तो नाइन्थ से थर्ड भी आपके पिता के भाई बहन हो सकते हैं। तो उनसे जुड़े हुए कुछ कर्मा, कुछ जिंदगी वहाँ कराना चाहती है, वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए, वहाँ पे कर्मा को करते हुए वो आप कर्म के बंधन को वहाँ से ख़त्म करिए, और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे वहाँ से मुक्ति मिलेगी। पितरों का क्योंकि फॉर्मेशन आ रहा है ना, पितृदोष के शब्द को यूज कर रहे हैं जब लोग, तो वो चीज आपको सपोर्ट करने लगेगी। वरना आप तो बढ़ना चाह रहे हो लेकिन कोई ना कोई फैक्टर, पितृ फैक्टर वहां पे आपको रोके जा रहा है उस चीज को हासिल करने में। तो ये तो हमने पहली कुंडली देख ली, सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन को समझा दिया। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन यही होता है क्योंकि राहु सूर्य सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन के पॉइंट पे माने जाते हैं। अब दूसरे चार्ट को देख लीजिए। ये जो दूसरा चार्ट है, इस कुंडली में फॉर्मेशन है सूर्य और केतु के बीच में। ठीक है। केतु बेसिकली अध्यात्म की तरफ जाने की बात करेगा, और सूर्य जो है वो आत्मा है। आत्मा बैठी है सर्विस करने के लिए, फ्री बिल्कुल, क्योंकि छठे में बैठे हैं। और साथ ही साथ इस बात को देखें कि केतु के साथ वो बैठ गए। जब केतु के साथ बैठेंगे तो क्या आएगा?
अब यहाँ पे डिजायर नहीं, अब यहाँ पे आत्मा को फोर्स करेगा त्याग करो त्याग करो। जबकि केतु जो है वो जुड़ा है सूर्य के साथ, आत्मा के साथ, तो वो त्याग भी इतनी जल्दी नहीं कराने देगा। क्यों? क्योंकि कर्म का बंधन, मैंने बोला ना केतु क्या है, कार्मिक डेप्थ के लिए मैंने केतु को जोड़ा था, राहु को नहीं जोड़ा था। कार्मिक डेप्थ के लिए जब केतु को जोड़ रहा हूं तो इसका मतलब है कि आत्मा को यहाँ पे किसी के साथ के कर्म का बंधन है जो निभा के जाना है। जब तक वो कर्म का बंधन फ्री नहीं होगा तब तक वो केतु उस आत्मा को फ्री नहीं होने देगा, बेचैनी बरकरार रहेगी। कहाँ से आएगा अब ये केतु जो है 8th हाउस के को लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष के साथ किसी तरीके का कोई एक बंधन बना हुआ नजर आएगा, जिस वजह से आप चाह कर भी उन चीजों को उतने फ्रीली नहीं कर पाते जितना आप फ्रीली करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ आत्मा सर्विस करना चाहती है लेकिन वो उतना फ्रीली नहीं कर पाएगी, क्योंकि केतु जब तक उस कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर देगा तब तक आपको रह रह के परेशान करता रहेगा। ठीक। दूसरी चीज, राहु की इस पे दृष्टि आएगी। जब राहु की दृष्टि आएगी तो राहु की दृष्टि से पहले एक बार और चीज को देख लीजिए। देखिए सूर्य यहाँ पे 4 डिग्री के हैं और केतु जो है वो 16 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब सूर्य डिग्री वाइज आगे बढ़ेंगे 4 से 5 6 7 8 ऐसे करते करते जब वो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आत्मा केतु की तरफ से निकल जाएगी। जब सूर्य धीरे धीरे डिग्री के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक वक्त के बाद आत्मा सूर्य केतु के इस पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। जिस पीरियड में वो इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री को देख लीजिए 4 डिग्री का सूर्य है यानी कि इनिशियल एंट्रीज की तरफ है, और जो दूसरा केतु है वो कहीं ना कहीं 16 डिग्री ज्यादा हो रहे हैं। तो जो जितना गैप है वो डिग्री का, जब वो क्रॉस हो जाएगा तो केतु अपनी पताका, अपनी विजय पताका सूर्य यानी आत्मा को दे देगा, फ्री हैंड देगा। इसीलिए सूर्य और केतु के फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि इमेंस सक्सेस का एक चांस बनता है, तो वो इसीलिए क्योंकि कर्म का बंधन, कार्मिक जो पिछला था हमने उसको पूरा खत्म कर दिया, और उसकी वजह से जो हमारे पितृ थे उन्होंने हमारे हाथ में एक फ्लैग दे दिया कि अब आप जिस भी चीज में जा रहे हो वहां पे विजयी हो रहे हो, ये चीज होगी। ठीक है, दोनों ही संबंध जो है वो कहीं ना कहीं बन रहे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस के फॉर्मेशन से अगर देखा जाए तो कुछ कॉम्बिनेशन आत्मा का आपके मदर 4th हाउस से तीसरा यानी कि उनके भाई बहनों के साथ जुड़ा हुआ नजर आ सकता है। अब राहु के ऊपर चलिए, जब यहाँ पे 8वां भाव हिट हुआ है तो साथ ही साथ यहाँ पे 11th हाउस भी हिट होगा क्योंकि राहु है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपको लाभ बनने चाहिए, जो आप कर्म कर रहे हो उसके लाभ, अगर आप प्रोफेशन में जा रहे हो तो आपकी अर्निंग्स, वो भी कहीं ना कहीं इसमें बंधी हुई है। अब यहाँ पे इसको कैसे काटेंगे? देखिए, कर्म के बंधन को तो कर्म ही काटेगा, वहां तो ऐसा है नहीं कि केतु के बंधन को हम आध्यात्म में बस माला जपें और कर्म कट जाए, ऐसा भी नहीं होता। कर्म के बंधन को कर्म काटेगा। आपको अपने ससुराल पक्ष के लिए, क्योंकि 8वां भाव को कनेक्ट हो रहा है, उनके लिए अपने कर्म को करते चलना है, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अब राहु की मदद लेनी पड़ेगी। आपको अपने डिजायर्स के साथ आगे चलना पड़ेगा, और वो डिजायर जब आप क्रिएट करोगे तब आप कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मा को इस समय किसने घेर लिया है? वो बिल्कुल अपने आप को डेडिकेट कर चुकी है। तो उस डेडिकेशन से निकालने के लिए आपको यहाँ पे राहु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सामने है वो ग्रहण कर रहा है, वो तो उसे ढक रहा है, तो उसके अपोजिट जो सामने का फैक्टर है वही उसको रोक सकता है। केतु अगर ढक रहा है तो राहु से यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो डिजायर्स क्रिएट करनी पड़ेंगे, और वही हार्ड डिजायर्स जब आप क्रिएट करोगे तब आप उन चीजों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। इसमें ये जरूर है कि कर्म को नॉट एज एन आध्यात्म बट एज अ कर्म, कर्म को करना है, और वो कर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, वो जो ब्लेसिंग्स आ जाएंगी तो आपको इमेंस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये फॉर्मेशन हम प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी देखेंगे, वहां पे सूर्य केतु बुध तीनों फॉर्मेशन आएंगे। चलिए, ये कॉम्बिनेशन भी आपको समझा दिया। अब जो है, जो कुंडली विश्लेषण के लिए बात हुई थी उस कुंडली पे चलते हैं।
इस कुंडली में मैं पूरी कहानी समझा देता हूँ। सबसे पहले जब ये कुंडली है, इस कुंडली का लगन को देख लीजिए, तो लगन जो है वो आता है अ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। ये जातिका की कुंडली थी, तो जातिका के जो सोचने के ढंग होंगे वो गुरु से कंट्रोल्ड होंगे, यानी कि सात्विकता होगी सोचने में, ठीक है। मेरे लिए लगन का स्वामी, बहुत स्पेसिफिकली शब्द को पकड़िएगा, लगन कह रहा हूँ ना कि लग्नेश। लगन का स्वामी गुरु है, और वो क्योंकि सात्विक ग्रह है, पूजा पाठ करने वाला ग्रह है, वो इस तरीके का ग्रह होके जाके बैठा हुआ है अष्टम में। नीच राशिस्थ जरूर है, लेकिन ये माइनस का साइन बताता है कि वक्री है, इसीलिए नीच का होकर भी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वक्री होने के कारण उसको बैलेंस कर लेंगे। जो आपके सोचने का ढंग है ना, वो कहीं ना कहीं खोजबीन में, रिसर्च में, आध्यात्म में चला जाएगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि 8वें घर में शनि की राशि है ना? वहाँ पे शनि की राशि होने का मतलब है आप अपने कर्म के द्वारा चीज़ों को ज़्यादा खोजोगे। हम एक शब्द यूज़ करते हैं, अगर आपने सुना हो कर्म योगी, तो ये एक कर्म योगी की कुंडली है। ये छोटी-मोटी कुंडली नहीं हो सकती। कर्म योगी की कुंडली का मतलब शनि के भाव में जाके गुरु जो है बृहस्पति, वो बैठे हुए हैं, कर्म कराने के लिए देवताओं ने भेजा हुआ है। तो 8वें घर में भी आप जब चीज़ों को खोज रहे हो, तो आप सिर्फ आध्यात्मिक पॉइंट से, किताबों से नहीं, आपको अपने कर्म से भी खोजना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 9 नंबर की राशि होती, तो हम कह सकते थे कि ये वैदिक साइड से जाएंगे। 10 नंबर है, शनि की राशि है, 10वां घर आता है नेचुरली 10th हाउस में, तो कर्म। तो आप अपने कर्म के दम पर जितने कुछ चीज़ों को सीखोगे, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी साधना होगी, उपलब्धि होगी। खोज, रिसर्च आपके माइंड में हमेशा चलती रहेगी। नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे तो पूर्व भद्रपदा में अपने ही नक्षत्र में गुरु बैठे हैं, वो बलवान है, सोचने का ढंग बहुत बलवान है, और आप दोनों तरफ पे सोच पाओगे, क्योंकि पूर्व भद्रपदा जो है वो एक तरीके से सैया को रिप्रेजेंट करता है, अर्थी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका दोनों तरफ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, दोनों चीज़ों को वो आपको ज़िंदगी दिखा सकती है, ठीक है। ये आपके माइंड की कैपेसिटी है, या आपके सोचने की कैपेसिटी है। एक चीज़ रिसर्च के लिए ये माइंड बहुत अच्छा बोलूँगा मैं, और वो भी कैसा रिसर्च है, किताबों का रिसर्च नहीं है, काम को कर करके परफेक्शन जो होता है ना, प्रैक्टिकलिटी का रिसर्च है ऐसे इंसान के पास, क्योंकि ये कर्म योग की कुंडली होगी। दूसरा, अब आ जाइए कॉम्बिनेशन जो आपने मुझसे बोला था कि सूर्य केतु के कॉम्बिनेशन को समझाइएगा। तो देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य का संबंध शनि के साथ भी है और केतु के साथ भी है। मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ सूर्य और शनि के संबंध को। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने आपसे तब भी बात बोली थी कि ये किसी किताब में नहीं मिला, मेरे को ऑब्जर्वेशन में लगता है, इसलिए आप लोगों की भी अनुमति, सहमति चाहता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में सच में ऐसा दिखता है, या मेरी इंट्यूशन में और मुझे कुछ सोचने की भी ज़रूरत होगी तो मैं ऐड कर सकूँ, इसलिए मैंने वो बात कही थी। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे शनि का संबंध आ रहा है। शनि का संबंध आ रहा है, इसका मतलब है आत्मा के ऊपर कर्म तो ट्रांसफर हो जाएगा नेचुरली, रोग भी ट्रांसफर हो सकता है, नेगेटिविटी भी ट्रांसफर हो सकती है, दुख भी ट्रांसफर हो सकते हैं आत्मा के ऊपर। इतनी चीजें तो मैंने बोली। यहाँ पे फर्स्ट हाउस में कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में शनि कमजोर पड़ेंगे, सूर्य को बल मिलेगा, यानी कि आत्मा मजबूत है, इन चीज़ों को डील कर जाएगी। 7th हाउस में बनता तो प्रॉब्लम हो जाती। फर्स्ट हाउस में बना है, शनि का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, पॉजिटिव है हमारे लिए। ऐसे कंडीशन में आत्मा मजबूत है और चीज़ों को डील कर जाएंगे। दूसरी बात, शनि जो मैंने कहा था कि अगर बंधन, बर्डन से महसूस हो तो कहाँ से होगा, 9th हाउस को हम फादर से कनेक्ट कर सकते हैं, 8th हाउस को हम ससुराल पक्ष के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आफ्टर मैरिज की जो फैमिली है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें जो है, ये हो सकता है लाइफ के अंदर इम्पैक्ट करें। या फिर 8वां घर ज्योतिष है, रहस्य है, खोज है, उसको भी कहीं न कहीं चीज़ आत्मा के ऊपर इम्पैक्ट करे। वो एक तरीके से किसी न किसी रूप में डाले कि आप खोजो, खोजो और सिर्फ़ खोजो। मान लीजिए प्रोफ़ेशन के अंदर यदि ऐसे कंडीशन में आप साइंटिस्ट वग़ैरह हैं, तो भी वो आपको एक बर्डन दे रहा है आत्मा को कि कोई नई चीज़ों को खोजो। अब ये पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, ऐसा नहीं कुछ कहा जा सकता। देखिए, हर ग्रह जब वहाँ पे युति करके बन रहा है, तो वो जब मेहनत कराएगा, मेहनत करा के कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट तो देके जाएगा। मैंने इसीलिए बोला था कि बर्डन जब मैं कहता हूँ तो ये एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन वो युति अगर बन रही है तो हमें ये समझना ज़रूरी है, आत्मा का संबंध, सूर्य का संबंध इन ग्रहों के साथ क्यों बन रहा है। तो यहाँ पे ये संबंध बताता है, या तो
किसी तरीके की वेल्थ, हिडन वेल्थ, 8th हाउस, ससुराल पक्ष, रिसर्च वर्क, ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो कि फ़ोर्स कर रही होंगी किसी तरीके से, चीज़ों को या तो रोक रही होंगी। अगर रोक रही हैं तो मैं बोलूँगा ससुराल पक्ष कहीं पे थोड़ा-सा रोक सकता है किसी काम को करने में। या कुछ भी परिस्थिति वहाँ बन रही होगी जो आपको ऐसा महसूस करा सकती है कम से कम 36 साल की उम्र तक, जो आप बढ़ना भी चाह रहे हो तो आत्मा को वहाँ बढ़ने को मौका नहीं मिल रहा। इसी तरीके से क्योंकि 9th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है तो मैं बोलूँगा भाग्य भी कहीं हद तक रोक रहा होगा। विदेश वाला या लंबी यात्राओं में है तो भी वो चीज़ें रुक रही होंगी, या फादर हैं, उनके साथ भी चीज़ें थोड़ी बहुत रुक सकती हैं। ठीक है? इसके बाद बात करें कि केतु के साथ फॉर्मेशन है। केतु के साथ फॉर्मेशन है तो डिग्री को देख लीजिए। सूर्य 25 डिग्री है, केतु 27 डिग्री है और दोनों एक ही नक्षत्र में है। इसका मतलब अभी भी ये जो फॉर्मेशन जा रही है वो केतु की तरफ जा रही है। सूर्य 2 डिग्री और बढ़ जाएँगे तो केतु स्टैटिक वहीं मिलेंगे, क्योंकि उस केतु को 1.5 साल एक राशि में बैठना होता है। ऐसे स्थिति में जब हम केसेस को देखेंगे तो सूर्य केतु, इसका मतलब है आध्यात्मिक सोच जो होगी वो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी। आध्यात्मिक सोच कनेक्ट करेगी और लगन जो है गुरु, वो बैठे हुए हैं सीधे-सीधे 8वें में, तो बहुत ज़्यादा हैवी आध्यात्मिक पोजीशन राइज़ की बन सकती है। लेकिन इसमें क्या चुनौती आ रही है, यहाँ पे केतु का जो भाव है वो है 6th हाउस कर्मा। तो 6th हाउस का कर्मा जो है वो आपको, जो प्रसिद्धि आप चाह रहे होगे ना, सूर्य प्रसिद्धि, वो अपने आप में पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहा होगा। जैसे हमने पितृदोष जैसी बात करी इसलिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी कि 6th हाउस सर्विस भी हो सकता है और 6th हाउस जो है 4th हाउस से 3rd है, यानी कि आपका ननिहाल पक्ष, आपके मदर के साइड की फैमिली, उनसे जुड़े हुए कुछ कर्मा हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है? तो उन पक्ष के जितने भी लोग हैं उनके साथ व्यवहार को अच्छा रखते हुए उनके जो भी जिस तरीके के कर्मा हो सकते हैं साथ में जुड़ के, वो वहाँ पे किए जा सकते हैं जिससे कि वहाँ से वो कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाए। राहु जो हैं वो 7वें में आएँगे, इम्पैक्ट वहाँ भी होगा। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों के साथ एक सॉर्ट ऑफ डिज़ायर को भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे चुनौती ये है कि राहु 7th हाउस में बैठे हैं, थोड़ा-सा चैलेंजिंग पोजीशन होती है जब राहु 7th हाउस में आ जाएँ तो, खासकर इन मैरिज लाइफ़्स या इन बिज़नेस पार्टनरशिप्स, क्योंकि राहु जो है वो छलिया ग्रह माना जाता है, चीटिंग की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जब आप बहुत सारे लोगों से जुड़ रहे होगे, क्योंकि ये 7th हाउस है, पब्लिक रिलेशंस वाले साइड में जाएगा, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात, राहु की जो राशि होगी वो 11 नंबर से ली जाएगी, तो शनि भी और राहु भी दोनों यहाँ पे फँसे हुए हैं। कई बार ऐसी चुनौतियाँ भी खड़ी होंगी जब आपका भाग्य क्योंकि 9th हाउस वहाँ कनेक्ट हो रहा है, वो भी आपको चुनौतियाँ देता हुआ चलेगा। लेकिन आप जितना हायर लर्निंग, हायर नॉलेज, क्योंकि 9th हाउस है, जितना बारीकी के साथ आप हायर लर्निंग, हायर नॉलेज के साथ राहु के इस फॉर्म के साथ जुड़ रहे होगे, उतना ही आप अंदर अपनी आत्मा में एक पॉजिटिव उन्नति देख रहे होगे। यहाँ पे डायरेक्टली आध्यात्मिक से नहीं जा रहे, यहाँ पे हम डिज़ायर से जा रहे हैं। डिज़ायर किस चीज़ की है? यहाँ पे डिज़ायर है हायर लर्निंग की, 9th हाउस की। जितना ये जाति का हायर लर्निंग्स को करेंगी, उतना इनको रियलिटी, ट्रू फैक्ट्स मिलेंगे और जितने वो ट्रू फैक्ट्स मिलेंगे, उससे जो आत्मा है, वो अपने आप को और भी ज़्यादा पॉजिटिव कर पाएगी, पहली कंडीशन। और जितना भी सर्विस को लेके 6th हाउस है ना, तो सर्विस है। या तो सर्विस को लेकर या फिर अपने ननिहाल पक्ष की तरफ आप अपने जो कर्माज़ हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर कहीं न कहीं नेचुरली सूर्य का जो फेम फैक्टर होता है, वो आता हुआ मिलेगा। आत्मा को एक बड़े सा झंडा केतु कहाँ पे दे देगा? लगन में दे देगा। ये बहुत ही शुभ पोज़ीशन मानी जा सकती है, अगर इसको यूटिलाइज़ कर लिया गया तो। क्योंकि फर्स्ट हाउस में सूर्य भी है और ध्वजा, केतु खुद बैठे हैं, तो इंसान अपना नाम बहुत अच्छे से बना सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है ये कॉम्बिनेशन, खोज करा सकता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों से दूर रखेगा। अगर वहाँ कनेक्ट कर देगा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो ऐसे इंसान जो हैं वो कहाँ क्यों ज़िंदगी के रहस्यों को खोजेंगे? ये सोचने की बात है। इसलिए ये बोला जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चुनौतियाँ जो हैं वो बड़े लेवलों पर आएँगी और वो चुनौतियाँ तो आएँगी, लेकिन आपको सॉल्यूशंस खुद से खोजने को
फ़ोर्स करेंगे और जब आप उन सॉल्यूशंस को खोजेंगे, तो आप ये पाएँगे कि आपकी उन्नति बेहतरीन तरीके से होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि केतु और राहु के साथ दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। 8 नंबर की राशि जहाँ है, 11 नंबर की राशि जहाँ है, उसको भी देखना पड़ेगा। जो बाकी तरीके हैं कुंडली को रीड करने वालों के, उनका तरीका ये होता है कि फर्स्ट हाउस लग्नेश टर्म देख लीजिए, लगन नहीं बोल रहा, लग्नेश। लग्नेश जो है वो बुध है। बुध सेकंड हाउस में जाके बैठे हैं। बुध का संबंध इस कुंडली में शुक्र के साथ है। शुक्र 12th हाउस के लॉर्ड है और साथ ही साथ 5th हाउस के लॉर्ड है। तो पंचम का और साथ ही साथ फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का संबंध अच्छा संबंध कहा जाता है। पंचम भाव को बुद्धि कहते हैं, पहला भाव तो सेल्फ है, तो जातक और जातिका की बुद्धि बहुत ही शार्प हो जाएगी उस कॉम्बिनेशन से देखेंगे आप तो। और उन दोनों के ऊपर गुरु की दृष्टि मौजूद है, इसीलिए वहाँ पे भी वो रिसर्च वर्क्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको रिसर्च वर्क कर्म के द्वारा करना है, किताब के ज्ञान पे नहीं जाना, क्योंकि 8वें घर में जो खोज है वो शनि प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा है। ये अपने ज़िंदगी में हज़ार लोगों से मिल चुके होंगे जहाँ पे लोगों ने बातें तो किताबों की करी, लेकिन ये जातिका जब बात करेंगी तो वो ज़िंदगी की रहस्य हकीकतों के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ बात करती हुई नज़र आएँगी, क्योंकि 8वां और 9वां दोनों ही भाव कहीं न कहीं शनि के साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि वो कमेंट करके भी बताएँगे क्या ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अगर कमेंट ना करें, ओपनली ना डिस्कस करना चाहें, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।